हेलो बच्चों, हम अमेरिकी राष्ट्रपति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उसकी राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली देखी, उसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अध्ययन हमने किया। राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकी जो राष्ट्रपति को कितनी व्यापक शक्तियां मिली हुई हैं। किंतु आज हम ये देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर किस प्रकार से नियंत्रण है और वो कौन कौन सी शक्तियों का व्यापक प्रयोग कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बावजूद भी वहाँ पे नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण एवं संतुलन का क्या अर्थ है? चेक एंड बैलेंस, यानी शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ कार्य करते हुए एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे कि शक्ति में संतुलन बना रहे। ऐसे ही हम अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस का जो संबंधों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में किस तरह से राष्ट्रपति कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है और कांग्रेस किस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने का कार्य करते हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं कि संविधान के अनुसार जैसे अमेरिका में जो है शक्ति विभाजन के सिद्धांत है। शक्ति विभाजन यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी होती है, ना ही उसके कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सकती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कारण अमेरिकी शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच वैसा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जैसा प्रत्यक्ष संबंध ब्रिटेन में लोक सदन और कैबिनेट के बीच देखा जा सकता है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कैबिनेट के कार्यकाल और कार्य दोनों एक ही जैसे एक दूसरे पर निर्भर है ना। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस का कार्यकाल की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र है। यानी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और कांग्रेस के द्वारा महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की से उसे अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। और महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और निश्चित रूप से यह अपवाद स्वरूप ही प्रक्रिया है ना। हटाया तो जा सकता है लेकिन यह बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल 4 वर्ष के लिए चुना जाता है और अपने कार्यकाल से कांग्रेस के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र रहकर वो कार्य कर सकता है। और जहाँ तक अन्य कार्यों में कानून निर्माण और प्रशासन संबंधी कार्य जो हैं वो अपनी प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर हैं और अमेरिकी संविधान निर्माता भी इस तथ्य से परिचित थे। और इसके अतिरिक्त सरकार के किसी भी अंग विशेष को अपने सीमित क्षेत्र में निरंकुशता की प्रवृत्ति को ग्रहण करने से रोकने के लिए उनके द्वारा शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया। इस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे पर निर्भर है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्यों को कैसे नियंत्रित कर सकता है ना। सबसे पहले तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समय समय पर वह कांग्रेस को संदेश भेजे। इन संदेशों में वह देश की सामान्य स्थिति की विवेचना करते हुए कांग्रेस को सुझाव देता है कि विद्यमान परिस्थितियों का मुकाबला करने और देश के सामने प्रस्तुत समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार के व्यवस्थापन की आवश्यकता है। संवैधानिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि इन संदेशों का प्राय सम्मान किया जाता है और कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्यक्रम का श्री गणेश सामान्यतः राष्ट्रपति के संदेश से ही होता है ना। राष्ट्रपति जो भी संदेश देता है समय समय पर उसमें वो देश की राष्ट्र व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालता है और कांग्रेस उस संदेश के माध्यम से ही अपनी जो है नीति निर्धारण करने का प्रयास करती है। दूसरा है राष्ट्रपति समझे कि कांग्रेस के द्वारा अनुचित प्रकार के कानूनों का निर्माण करने की चेष्टा की जा रही है तो राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति को यद्यपि पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है, लेकिन प्राय ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया विलंबकारी निषेधाधिकार का प्रयोग विधेयक के जीवन को समाप्त कर देता है। हमने जब राष्ट्रपति की शक्तियों को देखा तो उसमें देखा उसको जेबी निषेधाधिकार और विलंब जो है कारी निषेधाधिकार प्राप्त है ना। तो ये 2 प्रकार के निषेधाधिकार उसको विधेयक के संबंध में प्राप्त हैं। तो इनके माध्यम से वह कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति को सीमित कर सकता है। जेबी निषेधाधिकार क्या है? किसी भी विधेयक को वो 10 दिन तक अगर वो स्वीकृति नहीं दे और इस दौरान ही कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति है ना
मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता है 10 दिन में और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरा, हमने विलंबकारी निषेधाधिकार देखा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे लौटा देता है, जिससे कि वह प्रारंभ हुआ था। और यदि कांग्रेस 2/3 बहुमत से उसे पुनः पारित कर देती है तो वो कानून बन जाता है। किंतु इस प्रकार जो है राष्ट्रपति के निषेधाधिकार जो है मर्यादित है, पूर्ण नहीं है, लेकिन इसका महत्व इस से है कि सदैव कांग्रेस के लिए 2/3 बहुमत मिलना आसान नहीं है। तो इस प्रकार वह निषेधाधिकार की शक्ति के माध्यम से कांग्रेस के विधायी अधिकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तीसरा है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है ना। कार्यपालिका आदेश जिसका प्रभाव कानून के समान ही होता है। इन कार्यपालिका आदेशों के माध्यम से राष्ट्रपति सकारात्मक रूप से कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य प्रकार से भी विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को विधेयकों का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिक प्रशासनिक अनुभव ने उसे यह शक्ति प्रदान की है। कांग्रेस के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कानून निर्माण करने का प्रयत्न करती है। राष्ट्रपति को हजारों पदों पर नियुक्तियां करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस के सदस्यों पर कृपा कर उनके बदले में विधि निर्माण के क्षेत्र में सहयोग और सद्भावना की आशा कर सकता है। और यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कानून निर्माण का कार्य नहीं कर रही है तो वह राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकमत से सीधी अपील कर सकता है और इन सब के अतिरिक्त कांग्रेस सदस्यों के साथ सम्मेलन और अनुरोध के आधार पर उसके द्वारा विधि निर्माण कार्य को प्रभावित करने का सफल प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रपति, यद्यपि विधि निर्माण का कार्य कांग्रेस का है ना, कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद का है, किंतु राष्ट्रपति किस प्रकार से विधि निर्माण के क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है और उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है। तो ये क्या हुआ? चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को कांग्रेस पर नियंत्रण का अधिकार है, कांग्रेस भी राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि किस प्रकार से वो नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति को प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ मिली हुई हैं। उनके प्रयोग में कांग्रेस, विशेषतः सीनेट, राष्ट्रपति की सहभागिनी है। कार्यपालिका के प्रधान के रूप में उच्च पदों पर राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है, लेकिन इन नियुक्तियों को सीनेट के द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है ना। यानी राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेगा उस पर सीनेट के सामान्य बहुमत से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों के साथ जो भी संधि कार्य किए जाते हैं वो संधियां तभी लागू हो सकती हैं जबकि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उन संधियों की पुष्टि कर दे। परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले कार्य पर सीनेट की विदेश मामलों की समिति कड़ी नज़र रखती है और वर्तमान समय में राष्ट्रपति सामान्यतः वैदेशिक संबंधों का संचालन सीनेट की इस समिति और सीनेट के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों के परामर्श से ही करता है। तो पहला हुआ नियुक्तियों के संबंध में जो है वो नियंत्रण रखती है, दूसरा वैदेशिक संबंधों के संदर्भ में वो रखती है नियंत्रण, और तीसरा है जब किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने से पूर्व राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी होता है कि वह इस संबंध में प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त कर ले, है ना। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस को राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का अधिकार प्राप्त होता है, यद्यपि महाभियोग के आधार पर वह राष्ट्रपति को पदच्युत करना सरल नहीं है। तो इस तरह से वो राष्ट्रपति को
नियंत्रण रखती है और कांग्रेस राष्ट्रपति को रखता है, राष्ट्रपति कांग्रेस पर नियंत्रण रखती है। कांग्रेस एक अन्य प्रकार से भी जो है राष्ट्रपति के कार्यों को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रपति प्रशासन का प्रधान है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के संपादन हेतु धन की आवश्यकता होती है और धन की स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही दी जाती है। यानी राष्ट्रीय जो निधि है वो कांग्रेस के नियंत्रण में है। कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन में कटौती करके उसे प्रशासन के क्षेत्र में कुछ सीमा तक कांग्रेस की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए नवंबर 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने क्लिंटन प्रशासन के बजट प्रस्तावों में काट छांट करके शासन के सामने कठिन स्थिति खड़ी कर दी थी। इस तरह से जो राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों संविधान के अंतर्गत की गई व्यवस्थाओं और परंपराओं के आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बहुत कुछ सीमा तक एक दूसरे पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में प्रशासन और कानून निर्माण के क्षेत्र में इतनी जटिल परिस्थितियां हो गई हैं कि इन दोनों का पारस्परिक समन्वय और सहयोग नितांत आवश्यक है। लेकिन यदि राष्ट्रपति पद पर एक राजनीतिक दल का नेता हो और कांग्रेस में दूसरे राजनीतिक दल का बहुमत हो तो राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रशासनिक गतिरोध होने की सीमा तक एक दूसरे का विरोध करने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं। कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों के संबंध में जो एक और बात उभर कर आती है वो यह है कि यह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और समकालीन परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यदि राष्ट्रपति सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति है तो देश में संकट की स्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति और कांग्रेस शासन व्यवस्था के समस्त ढांचे में लगभग समान साझेदार होते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट और एच.डी. रूजवेल्ट जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आसीन होते हैं तो कांग्रेस राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के सामने दब जाती है और राष्ट्रपति उस पर छा जाता है। राष्ट्रपति के ही राजनीतिक दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर विशेष रूप से यह बात देखी जा सकती है। दूसरा तत्व आता है इन दोनों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाला कि राष्ट्रपति को शक्ति बनाने वाला दूसरा तत्व है संकटकालीन स्थिति। संकट काल में कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्वीकार कर लेती है और संकट का सामना करने के लिए राष्ट्रपति संविधान के बाहर जाकर कांग्रेस के कार्यक्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। तो ये जो तथ्य हैं वो निर्भर करते हैं कि किस प्रकार की देश में परिस्थितियां है ना। 20वीं सदी में कांग्रेस के स्थान पर राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति देखी जा रही है और इसी आधार पर बियर्ड कहते हैं कि रचनात्मक कार्यकुशलता के क्षेत्र में कांग्रेस का ह्रास हुआ है और इसके साथ ही कार्यपालिका के क्षेत्र में लगभग क्रांति हुई है। लेकिन इसके साथ ही 1973-74 के घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो अमेरिकी कांग्रेस राष्ट्रपति को उस पद की सीमाओं से परिचित करा देती है, उसके संवैधानिक मर्यादाओं में रहने के लिए बाध्य कर सकती है। बहुत कुछ सीमा तक अमेरिकी कांग्रेस का द्वारा बाध्य किए जाने के कारण ही पहले ही उपराष्ट्रपति एग्न्यू और राष्ट्रपति निक्सन को अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। तो वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रण और संतुलन बनाने का काम करते हैं। जैसा कि फाइनर ने लिखा है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के अंतर निर्भरता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस की शक्तियां एक बैंक के नोट के दो भागों की भांति हैं जिसमें प्रत्येक दूसरे के बिना व्यर्थ है। आज हम इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।